अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और फैसल चौधरी साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के पकड़ने और छूटने का सिलसिला अभी भी जारी और सारी है। आज यास्मीन राशिद साहिबा के हवाले से ये खबर आई, अदालत ने उन्हें बरी कर दिया है और रिहा करने का हुक्म दिया है। दूसरी तरफ परवेज़ इलाही साहब गुजरावाला की अदालत से बरी हुए तो दोबारा से उनकी तीसरी मरतबा गिरफ्तारी कर ली गई है और अब की बार फिर एक और मुकदमे में उन्हें पकड़ लिया गया है। ये सिलसिला भी जारी है, लेकिन वो कहते हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं और फिलहाल तक उसे छोड़ने के लिए तैयार नज़र नहीं आ रहे। दूसरी जानिब जो हुकूमती सियासी जमातें हैं उनकी जानिब से हम देख रहे हैं कि ज़ोर शोर से ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब ख़त्म हो चुकी है और जो उसके चेयरमैन हैं वो भी अब अपने अंजाम भुगतेंगे और कानून के शिकंजे में आएंगे। आगे की जो मंजरनामा है उसमें भी हम देख रहे हैं कि सियासी कायदीन के मुख्तलिफ जमातों से आने जानियाँ और राबते चल रहे हैं और सब अपनी अपनी सफ़बंदी में मशगूल हैं। तो आगे का मंजरनामा क्या होगा, इसके हवाले से भी बात होगी। ये केसेस कब जाके ख़त्म होंगे, इस पर भी बात करेंगे और थोड़ी बात करेंगे नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से भी। आप सबको प्रोग्राम में मैं खुशामदीद कहती हूँ। पहले जाऊँगी इमरान साहब की तरफ। इमरान साहब, ये सारी जो गिरफ्तारियाँ हो रही हैं वो अपनी जगह, लेकिन इस दौरान चेयरमैन PTI की तरफ से ये कहा गया कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। उन्होंने एक कमेटी भी बना दी, लेकिन बाद में हुकूमत की तरफ से कोई खातिर खा जवाब भी नहीं आया। और फिर हम्माद अज़हर साहब ने ये कहा कि जनाब हम तो हुकूमत की सियासी जमातों से मुज़ाकरात की बात ही नहीं कर रहे, हमने यहाँ से क्या करना है, हम तो असल फैसला साजों से मुज़ाकरात करेंगे। तो क्या आप समझते हैं अभी भी PTI को कोई उम्मीद है कि कोई उनसे मुज़ाकरात के लिए तैयार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, देखें बात सीधी सी है। मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो बात है ना हकीकी फैसला साजों से मुज़ाकरात वाली, ये बात करने वाले या तो कंफ्यूज्ड हैं या एक बार फिर अपना रंग बदल रहे हैं। अच्छा। उन्हें ये अंदाज़ा हो गया या ये यकीन हो गया कि हम जिन रास्तों से होके आए थे, जिस ज़रिए से हम पहले आए थे, उसी ज़रिए से अगर हम जा सके वापस तो फिर जाएंगे, लेकिन हम ये करते नहीं। और यही रही बात मुज़ाकरात के मामले से, तो अभी हमने जो शॉट चलाया मियाँ हमजा शहबाज का, तो उसमें उन्होंने उनसे कहा, जवाब तो दिया कि जब हम कहते थे तो आप सुनते नहीं थे, आज आप कह रहे हैं तो फिर आप को एहसास हो गया। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि मुज़ाकरात ही किसी भी चीज़ का हल होते हैं। अब भी अगर मामला कहीं पे सुलझेगा या ठीक होगा तो मुज़ाकरात के ज़रिए से ही होगा। अगर इसी तरह से हर तरफ से अपनी अना दिखाई जाती रही तो फिर शायद मामला कहीं भी जाके हुकूमत को क्या ज़रूरत है मुज़ाकरात करे? जो वो उनके गोल्स थे वो तो उनको बिल्कुल करीब नजर आ रहे हैं, तो उनको क्या जरूरत पड़ी है कि एक कमजोर शख्स से मुज़ाकरात? सुमीना, ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है। इसलिए अच्छा नहीं है कि कमजोर शख्स से क्यों करें, इसलिए अच्छा है कि हुकूमत का फ़र्ज़ क्या होता है। हुकूमत ने सिर्फ अपनी सियासत बचानी होती है या रियासत भी बचानी होती है, मामलात भी देखने होते हैं। इस वक्त मुल्क में जिस तरह की बेयकीनी की फ़िज़ा है, तो आप क्या ये नहीं समझती कि ख़ुद हुकूमत की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि मामलात को मामला फहमी से इस तरफ लेके जाए कि चीज़ें बेहतर हों। माशी सूरत हाल आपकी ठीक नहीं, सियासी सूरत हाल आपकी ठीक नहीं, यहाँ पे मामला जो है सब आवे का आवा ही बिगड़ा नहीं। लेकिन इमरान साहब देखें ना, अब तो उनके लिए ठीक हो रही है ना चीज़ें। वो अल्टीमेटली इलेक्शन में जाएंगे, दोबारा से हुकूमत बनाने में कामयाब भी हो जाएंगे और उसके बाद वो उनको ज़रूरत नहीं है मुज़ाकरात करने की। कौन सी वो ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से वो समझें कि ये बात हमारे काबू नहीं आ रही, लिहाजा हम मुज़ाकरात नहीं। मैं तो मुज़ाकरात हुकूमत तो नहीं चाह रही, अब तो PTI चाह रही है मुज़ाकरात करना। अब जो बची खुशी PTI है वो जो मुज़ाकरात चाहेगी तो आपकी बात ठीक है कि अब हुकूमत तो सोचेगी, ये PDM की जमातें तो ये सोचेंगी कि नहीं अभी इनके मज़ीद जो हैं टुकड़े हो जाएं, अभी ये मज़ीद जो हैं ख़राब हों और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हमने क्या करना है। हुकूमत को तो यही सूट करता है बतौर एक सियासी जमात के। लेकिन मैं फिर आपसे कहता हूँ कि मेरी राय में हुकूमत को सिर्फ एक सियासी उस पर नहीं सोचना चाहिए, मुल्क की बेहतरी के लिए भी सोचना चाहिए। चौधरी साहब, आपके नज़दीक हुकूमत को क्या ऐसी मुश्किल आन पड़ेगी कि वो जाके PTI के साथ मुज़ाकरात करें, जो कि पहले ही अपने सर्वाइवल की जंग इस वक्त लड़ रही है? तो उनको ज़रूरत क्यों महसूस होगी? सब कुछ उनके हाथ में आ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता हुकूमत के मज़ीद भी आ जाएगा। तो क्या ऐसी आपको लगता है कि ज़रूरत है, जो इमरान साहब कह रहे हैं कि मुल्क बचाने की? मुल्क का तो बचा हुआ है, मुल्क पे कौन सी टेंशन है इस वक्त? जी सर। नहीं, इमरान याकूब खान साहब ने जो बात की है वो बड़ी गौर तलब बात है। हुकूमतों का काम होता है कि वो बंद गलियां खोले,
बंद गलियां किसी के मुफाद में नहीं होती। आखिर रियासत में बसने वाले वो लोग जो कि हुकूमत को वोट नहीं देते या हुकूमत के साथ मुतफिक नहीं है, वो भी तो हुकूमत की ज़िम्मेदारी होते हैं। और वो ऐसी पार्टियां अगर वो इस वक्त जो है कमज़ोरी की पोजीशन पे भी हों, तो मुज़ाकरात तो जमहूरी रवैया है, इससे इनकार गैर जमहूरी रवैया है। मुज़ाकरात जो है इससे भी पीटीआई को जो पहले मुज़ाकरात हो रहे थे सुप्रीम कोर्ट के कहने के ऊपर, उसमें भी उनको हाइंडसाइड पे तो उनको महसूस होता होगा 30 जून की डेट दे दी गई थी कि असम्बली हम तोड़ेंगे बजट के बाद और इलेक्शन हो जाएंगे। वो गलती उन्होंने की और आज उस गलती का खमियाजा वो भुगत रहे हैं। आप जिसको कामयाबी कह रही हैं या जिसको आप गर्दान रहे हैं कि शायद हुकूमत के जो है किटी में कुछ ज़्यादा कोई कामयाबी पड़ी है, इसको कामयाबी नहीं कहा जा सकता। अभी इलेक्शन का माहौल जो है नहीं है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में इक़्तिसादी सूरत हाल बहुत दिगरगूं है। पाकिस्तान में मुआशी मामलात बहुत ही नाजुक मोड़ पे पहुंचे हुए हैं। पाकिस्तान में जो ओवरऑल गवर्नेंस और एक प्रॉस्पेरिटी या एक जो नॉर्मल सूरत हाल है वो नहीं है। इसको नॉर्मल करने के लिए सबसे बड़ा जो किरदार है वो हुकूमत वक्त अदा कर सकती है, क्योंकि वो पावर होल्डर है। तो जो सियासी मामलात होते हैं उसमें मुज़ाकरात से इनकार जो है वो कभी भी लेकिन हुकूमत वक्त से तो पीटीआई मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहती चौधरी साहब। वो तो कह रहे हैं हमने इनसे क्या करना है, ये तो कठपुतलियां। देखिए, अगर पीटीआई का ये रवैया जो है कि अगर वो हुकूमत वक्त से मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, ये गलत रवैया है। उनको मुज़ाकरात के लिए जो है वो मेरे ख्याल में वो जो मुज़ाकरात के वो बहुत लेट हो गए इस मामले में। अब उस मामले में मुज़ाकरात होंगे तो सियासी लोगों के दरमियान ही मुज़ाकरात होंगे, और अगर पीटीआई वो सियासतदानों को या सियासी कुव्वतों को इनकार करती है तो ये रवैया कतई जमहूरी नहीं है। बातचीत तो सियासतदानों के पास सिर्फ बातचीत ही एक, लेकिन फिर देखना ये भी होगा ना कि क्या ये सियासतदान जो है, राइट, चलिए आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, सियासतदानों से बातचीत होनी चाहिए, बात दुरुस्त है, लेकिन क्या पाकिस्तान के हालात के तनाजुर में वाकई ये बात दुरुस्त है? सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हारून रशीद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी ज़रा रहनुमाई हासिल करते हैं कि ये क्या होना चाहिए मुल्क की सूरत हाल में इस वक्त। हारून रशीद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सबसे पहले चूँकि मुज़ाकरात की बात हो रही है, इसी पर आपकी राय लेना चाहूँगी सर। ये हमाद अज़हर साहब कहते हैं कि जी हमने इनसे मुज़ाकरात नहीं करने हुकूमत से, क्योंकि ये हकीकी फ़ैसला साज नहीं है, और दूसरी तरफ हुकूमत भी इंटरेस्टेड नहीं है और ना फ़िलहाल कोई उन्हें ज़रूरत महसूस हो रही है कि वो कमज़ोर पोजीशन में मौजूद पीटीआई से मुज़ाकरात करें। तो आपको लगता है मुज़ाकरात किसी तरह भी, किसी सतह पर भी किसी से होंगे? नहीं, वो प्लान ये है जो अब तक का अंदाजा है, कुछ मालूमात भी हैं कि 2 महीने दिए गए हैं इन्हें कि तहरीक इंसाफ को कुचल डालें, उसके बाद करेंगे बल्दियाती इलेक्शन। अंदाजा ये है, उसमें अंदाजा लगाएंगे, उसमें फिर दारोगीर करेंगे, कुछ लोगों को पकड़ेंगे, कुछ को मिलाएंगे, अंदाजा भी हो जाएगा। उधर जहांगीर तरीन लगे हुए हैं वो अपना मुर्गे जमा करने में, फिर वो परिंदे जमा समेट कर तो नवाज शरीफ से की तरफ जाएंगे। नवाज शरीफ तैयार नहीं है, वो कहते हैं कि भाई ये इनको अगर हम टिकट देंगे, अकोमोडेट करेंगे तो हमारे लोग कहाँ जाएंगे। तो अंदाजा ये है कि काफ लीग, जहांगीर तरीन ग्रुप और जरदारी साहब ये इकट्ठे होंगे। जरदारी साहब तकरीबन मालिक खौलिया की हालत में हैं, बेटे को वजीर आज़म बनाने के लिए बार बार उसे अमेरिका भेजते हैं। लेकिन एक सवाल है बुनियादी, ये सब कुछ तो हो जाएगा और इसमें मुमकिन वो कुछ लीडर तो भगा दिए उन्होंने, लेकिन जो ताज़ा तरीन सर्वे हुए हैं, रैंडम से मुख्तसर से सर्वे हुए हैं शहरों में, वोटर तो टस से मस नहीं हुआ, वहीं का वहीं खड़ा है। तो ये प्लान किसी का कामयाब होता नजर आता नहीं है। और दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ साहब अगर ये समझते हैं कि मुस्तकिल तौर पे जोश और सरगर्मी के साथ उनका साथ देती रहेगी, ये बात फहम से बालातर है। जो ज्यादा ताकतवर होता है वो इशारा अबरू पे नहीं चलता, और जाहिर है जब अगर नतायज हस्बे दिलखा न निकले तो फिर ये है कि वो फर्क आने लगेगा। फिर ये कि वो इससे भी बड़े अलार्म्ड है नवाज शरीफ साहब कि भाई ये क्या हो रहा है, अपना काफ लीग और जरदारी और अपना जहांगीर तरीन ग्रुप
और उनकी मरकज में हुकूमत बनने का इम्कान ही खत्म हो रहा है। पंजाब में वैसे अनपॉपुलर है, सिंध में है ही नहीं, और बलूचिस्तान अलग थलग है। वो तो जो बड़ा अफ्रीक होगा उसके साथ जाएगा। बलूचिस्तान तो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखता है। जरदारी साहब कहते हैं कि भाई मैं खरीदारी कर लूंगा बलूचिस्तान में। खरीदारी को कद्दू खरीदने हैं, वो जाएंगे और अपनी जेब में डाल लेंगे, पैसे बहुत हैं उनके पास। अभी बल्दियाती इलेक्शन में भी कराची में यही हिकमत अमल इख्तियार करके, मुझे नहीं लगता ये मंसूबे परवान चढ़ते हुए। हमारा वोटर अपने जज्बात पोशीदा रखता है आमतौर पे, और जब ये तूफान आता है, ये सरजमीन की हजारों बरस की रवायत है। जलजले आते हैं, तूफान आता है, कैद साली होती है, खुश्क साली होती है, गैर मुल्की अफवाह दाखिल होती हैं, कौमों का मिजाज हजारों बरस में बनता है। ठीक। तो वो खामोश हो जाता है, दब हो जाता है और अच्छे वक्त का इंतजार करता है। 2-3 माह ये कोशिश करेंगे, अगर वोटर डटा रहा, अगर पीटीआई के लोग सिर्फ एक चीज से बच जाएं, मायूसी से, और ये बार बार मैसेज खान साहब को देना चाहिए, उनके लीडरशिप को देना चाहिए कि भाई मायूसी का शिकार न हो, और उसके लिए क़यादत का मसला है। अभी से होमवर्क शुरू करें और क़यादत का इंतखाब करें। पहला इंतखाब तो दुरुस्त साबित नहीं हुआ, लेकिन अब देखें ना, नए लीडर इमर्ज हुए हैं। वो जो खातून है, उनका नाम क्या है, मेरे ज़हन से उतर गया, वो जिसको पकड़ा हुआ है मरियम नवाज के कहने पे, उसको मरियम नवाज के खिलाफ खड़े कर दें तो वो तकरीर तो वैसे ही अच्छी करती है। अच्छा, तो 2-3 है जो सोशल मीडिया पे एक्टिविस्ट थी, आप उनकी बात कर रहे हैं? सनम जावेद और तैयबा राजा। सनम जावेद वो खड़ा कर दें मरियम के खिलाफ तो हैंड्स डाउन उसको हरा देगी। अच्छा, इसी तरह और लोग तलाश करें, ग्रुप बनाएं खामोशी के साथ, और कुछ और तरीके हैं जो जाहिर है टीवी पे डिस्कस नहीं कर सकते। एक आदमी, देखिए, शिकस्त लीडर को होती है, हीरो को नहीं होती। एक आदमी जिसके 70% वोट है, मिनिमम 60% है, और ये लोग इकट्ठे कैसे रहेंगे, ये मुत्तफिक उम्मीदवार कैसे खड़े करेंगे? हारून साहब ये फरमाइएगा कि ये तो बात ठीक है, आपकी 70% या 60% वोट हैं, लेकिन असल सवाल वही है जो आपने खुद भी फरमाया, मायूसी का। तो क्या आप समझते हैं कि 2-3 महीने अगर यही सूरत हाल रही और लीडरशिप भी कोई उस तरह से एक्टिव ना हो सकी, तो वो वोट उतने फीसद बाकी रहेगा? रखा जा सकता है, उसके तरीके होते हैं, उम्मीद बरकरार रखने के तरीके हैं। ये देखिए ना, आप सिर्फ इतना ही काम करें कि मायूसी के बारे में जो कुरान करीम के आयात और अहादीस हैं और तारीख की जो मिसालें हैं, वो सिर्फ इतना ही करें, एक ग्रुप बन जाए जिसका बेशक कोई ताल्लुक हेड ऑफिस से न हो, और वो ये सारी चीजें तलाश करें और कहेंगे सब्र का मुजाहरा करें, एहतियात का मुजाहरा करें, हिकमत का मुजाहरा करें, फिलहाल खामोश रहें और डोर टू डोर जाएं और वर्करों से राब्ता रखें और उस दिन का इंतजार करें। इलेक्शन का ऐलान होते ही माहौल बदलने लगता है। लेकिन हारून रशीद साहब, ये इलेक्शन का ऐलान होगा जिस तरह आप कह रहे हैं, अगर वोटर इतना इंटैक्ट है पीटीआई का अभी तक, तो फिर होगा ही ना। इनको अल्लाह ताला ने अपने खुदाई इख्तियारात तो नहीं दे दिए ना। जब इकानमी बिल्कुल नहीं चलेगी, IMF ने तो साफ इनकार कर दिया, तो इस सूरत हाल में जब इकानमी बिल्कुल ही बैठने लगेगी तो वो सख्त फैसले करने होंगे। मसलन ये दुकानें जल्दी बंद करनी होंगी, FBR की तश्कील नौ करनी होगी, और बहुत सी चीजें करनी होगी। टैक्स का दायरा वसी करना होगा, जिम्मेदार टैक्स नहीं देते, अपना ताजर दुकानदार टैक्स नहीं देते। कराची की एक बाजार का टैक्स लाहौर शहर के बराबर है। हुक्म ये नून लीग की हुक्मरानी का समर है। तो सख्त फैसले अगर आपको जिंदा रहना है, और ये याद रखिए कि इंसान की सबसे ताकतवर जबिल्लत सर्वाइवल की इंस्टिंक्ट है, जबिल्लत है। बिल्कुल ठीक। तो अगर आपको जिंदा रहना है तो सख्त फैसले करने होंगे। नवाज शरीफ साहब तो नहीं कर सकते, शहबाज शरीफ साहब तो बिल्कुल ही बताशे की तरह बैठ गए, जरदारी साहब तो नहीं कर सकते। ये तो 90s में 80s में रह रहे हैं, इनका तो पास कोई विजन नहीं है। वो फैसले आखिर करने ही होंगे, इसलिए वो करने के लिए इलेक्शन चाहिए होंगे, नहीं करता। लेकिन हारून साहब ये फरमाइएगा कि जिस जमात के कारकुन की ट्रेनिंग ही जज्बात की बिना पे हो, जिसका मोड ही एग्रेसिव रहा हो, वो सब्र कैसे करेगी? उसके लिए सब्र करना या ये करना जरा मुश्किल नहीं हो जाएगा? है ना, आप अग्रेसिव होते हैं, हर नौजवान आदमी, नौजवानों की अक्सरियत अग्रेसिव होती है,
फिर वो कारोबार करती है जब, या दफ्तरों में नौकरी करती है, या बैरून मुल्क जाती है, या कोई भी धंधा करती है, तो उसे जल्दी उसे सीखना, फिर उसे अगर वो नहीं सीखता तो हादसा पेश आता है। और कुदरत आदमी को सिखाती रहती है। ये हादसा जो हैं ये सिखाने के लिए होते हैं, इंडिविजुअल्स को भी, कौमों को भी, इलाकों को भी। सही, वक्त के साथ ठहराव कुछ अभी तब्दीली नजर आ रही है तहरीक इंसाफ में, अगर आप गौर करें उनके खान साहब के तर्ज अमल में भी तब्दीली है। और वो ये अब इस पे बेट कर रहे हैं कि शाह महमूद को आराम से रखा हुआ है कि भाई वो उससे कहें पार्टी टेक ओवर कर ले, बाद में उससे डील कर लेंगे। लेकिन वो मौलाना मौदूदी बैठे हुए थे एक दिन, उनकी खिदमत में हाजिर था, इत्तेफाक से कुछ और लोग भी थे। तो जमात के लोग, जमात इस्लामी के लोग पकड़े जा रहे थे, 70s में, अर्ली भुट्टो के जमाने की बात है। तो उन्होंने एक फिक्रा कहा अचानक, कम बोलते थे वो लेकिन बहुत सोच समझ के बात करते थे। उन्होंने कहा इस शाम का डंक मैं हूं, जब तक मुझे गिरफ्तार नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। जब तक उनका लीडर जिंदा है और डटा हुआ है, और डटा हुआ तो है ही, यही तो उसके अंदर खूबी है। सियासी हरकियात का तो उतना इदराक नहीं है और मर्दम शनासी भी कम है। तो ये मुझे तो नहीं नजर आता कि जहांगीर तरीन अब कोई आलू है जो वो खरीद लेंगे जहांगीर तरीन साहब या चौधरी शुजात साहब। फिर इनका क्या मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप? चेयरमैन पीटीआई के लिए क्या होगा? मुस्तकबिल नहीं इनको। नहीं सर, ये अगर नाअहल हो जाते हैं इसी में, जो लोग किरदार की इतनी पस्ती का मुजाहरा कर रहे हो, घरों में औरतों को उठाया जा रहा है, जो आदमी नहीं पकड़े होते बाप या बेटे को गिरफ्तार कर लिया जाता है, किसी की फैक्ट्री बंद है, किसी का घर ढा दिया है, और शर्म इनको आती नहीं है। ये सब लोग इनको माफ कर देंगे? लोग जो हैं वो कीड़े मकोड़े हैं, लूले लंगड़े हैं, अंधे हैं। जिस दिन उन्हें इख्तियार मिलेगा, इनका कोई विजन ही नहीं है। जिसने भी ये मंसूबा बनाया है बड़ा नाकस मंसूबा है। ये जहांगीर तरीन साहब जो है ना ऊंधे होकर गिरेंगे, मुंह के बल गिरेंगे। हाँ जी नहीं, लेकिन हारून साहब अगर ये सारा कुछ तो मुमकिन नहीं होता। ये उम्मीद तो चेयरमैन पीटीआई के डटे रहने से ही जुड़ी हुई है, लेकिन अगर उनको नाअहल कर दिया जाए, जेल में डाल दिया जाए, कोई भी इस तरह का मामला हो जाता है, तो आप समझते हैं फिर भी मैंने आपको पिछली दफा बताया था जी 70% पाकिस्तानियों को मुल्क से निकाल दें सूडान के साथ एग्रीमेंट। ठीक है चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हारून रशीद साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हारून रशीद साहब हमारे साथ मौजूद अपना तज्जिया शेयर कर रहे थे और कुछ इनसाइट भी। तो ये इमरान साहब, तज्जिया आपको थोड़ा प्रैक्टिकल लगता है या फिलहाल हमें ऐसा लग रहा है कि ये शायद कोई हम किताबी बातें करें, या वे प्रैक्टिकली इस तरह की चीज़ें मुमकिन नज़र आ रही हैं? देखिए, हारून रशीद साहब की बात को मैं जुटला तो नहीं सकता, वो हमेशा बड़ी अच्छी बात करते हैं। और दूसरी बात ये कि वो बहुत करीबी जानते भी हैं। वो अगर आप किसी शख्सियत को जानते हो उसके बारे में फिर तबसरा करना जो है ना ज़रा आसान होता है। हारून रशीद साहब लेकिन एक बात अपने उसमें कह गए हैं कि आप देखिए, उन्होंने जिसका बड़ा उन्होंने कहा जी, ना तो पीटीआई के लीडर को सियासी हरकत का इदराक है और ना ही उनमें मर्दम शनासी। अच्छा, जब जिस बंदे में ये दोनों चीज़ें ना हो, वो कभी भी को बहुत आला पाए का सियासी लीडर बन नहीं सकता। अगर आपको आपकी किस्मत या हीरोइज्म ले जाए किसी ऐसी जगह पे, तो फिर आप सरवाइव नहीं कर सकते। तो और कितना आला पाए का वैसे बनना नहीं, अपनी टाइम उन्होंने पीक तो देख लिया ना, अब वो आगे क्या होता है वो नहीं, एक अलग बात। वजीर आज़म बन जाने का मतलब मैं सर ये बात नहीं कर रही, उसके बाद वैसे ज्यादा वो मकबूल हुए। बात मकबूलियत की नहीं है। मकबूल होना और आला पाए का सियासतदान होना दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। ये देखें ना, आप हारून रशीद साहब जैसा बंदा भी अगर किसी के बारे में ये कहे कि सियासी हरकत का इदराक नहीं और मर्दम शनासी नहीं है, तो ये आप समझती हैं कि वो बंदा बहुत आला पाएगा। मैं इस बात में कहूं कि जो सियासी फैसले हैं, जैसे अब वो एक मुश्किल टाइम पे, वो इसीलिए आ रहे हैं कि सियासी गलतियां होंगी, ये बात दुरुस्त। देखिए, गुजारिश ये बात को समझने की कोशिश करें। ये जो 9 मई वाला वाकया हुआ है, इसने आपको तस्लीम करना पड़ेगा कि पीटीआई को झंझोर के रख दिया, तोड़ फोड़ के रख दिया। और इसके साथ ये नहीं है कि एकदम से ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अगर तो पीटीआई के लोग इसे नाकाम बगावत से तशबीह दे रहे हैं। हाँ जी, ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं, उनका मौक़िफ़ ये है कि इन्होंने वाकई बगावत की कोशिश की थी और वो नाकाम हो गई, इसलिए अब इन्हें भुगतना पड़ रहा है। देखें, बात यह है कि अगर वो उस वक्त कामयाब हो जाते और मामला बहुत ख़राब हो जाते, तो उसके शायद वो तो कामयाब हो जाते, लेकिन मुल्क नाकाम हो जाता। मैं समझता हूँ इसीलिए हर बंदा
9 मई के वाक़यात की जो है ना वो मजम्मत कर रहा है कि आपकी रियासत इसकी मुतहम्मिल नहीं हो सकती। आपने मुल्क चलाने हैं, जब रियासतें चलानी है तो आपको बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। यहाँ पे अब मैं समझता हूँ कि जो लोग पीटीआई के इस वक्त हैं, जो हम ख्याल ग्रुप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या जहांगीर तरीन हैं या दूसरे, अगर वो भी एक्टिव हो के इन चीज़ों को अगर नहीं करेंगे तो शायद बिल्कुल ही बेड़ा बट्ठा बैठ जाएगा। इसलिए ये लोग पीटीआई बचाने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, जहांगीर तरीन साहब तो पीटीआई बचाने के लिए कोशिश नहीं कर रहे, वो तो अपनी जमात बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। खुफिया ग्रुप भी है जो कि खुफिया मकाम पे मिला है, और वो तो हाशिम डोगर साहब ने कहा है कि हम उसका ऐलान। अब देखें ना, हाशिम डोगर साहब जो हैं उन्होंने भी कहा है, वो कहते हैं जी हम कल ऐलान करेंगे। तो ये जो छोटे छोटे ग्रुप बनेंगे, अब देखें आगे चल के क्या होता है। और क्या ये भी छीना ग्रुप की तरह बस वो 10, 20, 18 लोग इकट्ठे हो जाएंगे और फिर उसको चौधरी साहब से पूछते हैं। चौधरी साहब, ये जो एक खुफिया मकाम पे मुलाकात हुई है, कोई खबर ही दे दिया करें हमें भी कभी, कौन कौन मिला है और ये किस टाइप का ग्रुप है? इसको क्या पीटीआई चेयरमैन की आशीर्वाद हासिल होगी या ये इंडिपेंडेंटली अपने तौर पे कोई सियासत करने का इरादा रखते हैं? ये तो मुलाकात लाहौर में है, और लाहौर की जो हदूद अरबा है वो मेरी जुरिस्डिक्शन नहीं है, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन मेरी इस्लामाबाद है। महाराज सर आपकी पूरे पाकिस्तान में है, छोड़ दें, आप ऐसे खबर नहीं देते हमें, वलादा बात है पक्के बड़े चौधरी। और चौधरी साहब इस्लामाबाद की हो रहा है, दस दो जो हमारे पास हो रहा है अभी इतने भी वही हो रहा है। सर बात यह है कि ये पीटीआई जो है वो बाकी जो लोग हैं जमातों में, हमारे ख़ासकर थर्ड वर्ल्ड की जमातों में हमेशा शख्सियात ही होती हैं। जैसे नवाज शरीफ साहब में मुस्लिम लीग नून का उनके बग़ैर कोई तासर नहीं है, जरदारी साहब के बगैर पीपल्स पार्टी का क्या उनका है, और इसी तरह बाकी जमातों का आप ले लें। लोगों में जो पॉपुलर होते हैं वो लीडरान हैं। बाकी ये जो दड़े मिल रहे हैं, हाशिम डोगर साहब हैं, मुराद राज साहब हैं, इनके फ्रैंकली इनकी कद काट की बात नहीं है। ये अगर मिलेंगे भी तो ये क्या डेंट डालेंगे? ये वो डेंट नहीं डाल सकते। हाँ, सिर्फ वही ग्रुप डेंट डाल सकता है या वही ग्रुप कामयाब हो सकता है। मैंने कल भी अर्ज़ किया कि ये अब एक दूसरा सियासी इम्तिहान है के लिए भी, और पीटीआई की जो वहाँ पे लीडरशिप है, कि क्या वो पार्टी को फ़ौक़ियत देंगे, पार्टी को बचाने के लिए वो सोच करेंगे कि नहीं करेंगे। क्योंकि जो पहला सियासी इम्तिहान है उसमें तो फ्रैंकली वो कामयाब नहीं हो सके। 9 मई का जो सारा मामला था वो उसने पीटीआई को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। उसकी लीडरशिप जो है वो, चाहे अब आपको उसके लिए जो मर्ज़ी लोग कहते फिरे, वो जेलों में कुछ गए हैं, कुछ जेलों में नहीं गए हैं, या जिनके मामलात हैं, वो हर आदमी जो है वो डिफरेंट नौयत का आदमी होता है। तो इस मामलात को अब जिसको ब्लेसिंग होगी सिर्फ वही ग्रुप कामयाब हो सकता है। वो ग्रुप कौन सा है ये तो वक्त आने पे पता लगेगा। अभी इसको 2-3 हफ्ते मेरे ख्याल में लगेंगे। देखिए अभी जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो एफर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है, अभी शाम तक जो इतलात आ रही हैं या बात आ रही है कि उनकी वो बेल मुंडे नहीं चढ़ी अभी। अब वो कैसे आगे चढ़ेगी? शुजात साहब भी या तो होना ही है सारे मिल के कोशिश करें, वो तो एक और बात है। शुजात साहब, जहांगीर तरीन साहब, आसद जरदारी साहब जैसे हारून साहब, वो अगर कोशिश करें तो एक उसका क्या नतीजा निकलता है। अभी तक तो ये सारे जो हैं ये स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं छोटे छोटे, और अभी तक सियासी तौर पे इनको एक्सेप्टेंस नहीं है। जैसे ही इलेक्शन होगा, इलेक्शन की अनाउंसमेंट होगी, तो चीज़ें यकसर मुख्तलिफ हो जाएंगी, क्योंकि फिर एक वो हो जाएगा। और अभी तक जो ये बल्दियाती इलेक्शन का जो हारून रशीद साहब ने कहा, मेरा नहीं ख्याल कि मौजूदा सूरत हाल में बल्दियाती इलेक्शन या कुछ हो सकेगा। सिर्फ जनरल इलेक्शन की जो है वो बात हो सकती है, लेकिन जनरल इलेक्शन भी उस सूरत हाल में होगा कि अगर पीटीआई की जो है वो 2 महीने बाद क्या सिचुएशन रहती है उसके मुताबिक उसकी जजमेंट के बाद। लेकिन वोट जो है अभी तक सबका इंटैक्ट है, ग्राउंड पे उनका ग्राउंड स्वेल है। राइट, चलिए जी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। नाजरीन
पॉलिटिकल कुछ और भी हैपनिंग्स हैं जिनके ऊपर बात करनी है, ब्रेक के बाद आके। जी वेलकम बैक नाज़रीन। और सियासी मंजरनामे में गिरफ्तारियों और फिर रिहाई का सिलसिला भी जारी है, इस पर थोड़ा सा ज़रूर कमेंट लूँगी। इमरान साहब, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को रिहा करने का हुक्म आ गया अदालत से, बल्कि बरी कर दिया गया उन्हें ये 9 मई के मामलात में, जबकि जो परवेज़ इलाही साहब हैं वो 2 मुकदमात में बरी हुए हैं, तो आज एक तीसरे मुकदमे में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है गैर कानूनी भर्तियों के मामले पर। चौधरी परवेज़ इलाही साहब कितनी देर तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे? देखिए समीना, बात यह है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब, मैंने कल भी आपसे कहा था कि वो इस पोजीशन में नहीं है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, क्योंकि उन्होंने उनकी सारी सियासत और ख़ास तौर पे उनके साहबजादे मोनस इलाही साहब की सियासत उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो इस तरह के मामलात हैं कि अगर अदालत किसी को बरी करे और आप उसको उसी वक्त दूसरे केस में गिरफ्तार कर ले, तो उसका मैसेज कोई इतना अच्छा नहीं जाता अवाम में। अगर वाकई आपके पास कोई ठोस केसेस हैं तो आप ज़रूर गिरफ्तार करें, उनको फिर सज़ा भी दिलवाएं। लेकिन अगर इस तरह के केसेस हैं जिन पे इसी तरह से बरी होना है, तो फिर आपकी जो रही सही साख है वो भी ख़राब होगी। और चौधरी परवेज़ इलाही को सियासी तौर पे मैं समझता हूँ कि इस तरह से फ़ायदा पहुँचेगा। इन अगर मामलात को आप देखें तो बहुत सारे लोग तो इस हवाले से ये कह रहे हैं कि चौधरी साहब की ये गिरफ्तारी और जिस अंदाज में गिरफ्तारी हुई और जिस तरह से उनके साथ आगे रोज़ाना की बुनियाद पे ये काम हो रहा है, तो सियासी तौर पे उन्हें फ़ायदा दे रहे हैं। तो इस पे मैं समझता हूँ कि चौधरी साहब तो अंदर से खुश ही होंगे। और मोनस इलाही साहब का एक ट्वीट भी आया जी, हाँ जी, तो वो जाहिर करता है कि वो खुश हैं। अभी कल राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कि करप्शन में लंबा हाथ मारा है, हाँ जी। लेकिन दोनों जो करप्शन के मुकदमात थे वो क्या इतने ही कमज़ोर थे कि एक दिन में उन्हें उल्टा डिस्चार्ज ही कर दिया गया? वैसे समीना, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि कभी पाकिस्तान में सियासतदानों पे जो करप्शन के इल्ज़ामात लगे हैं, जरा मुझे बता दें, कभी कुछ साबित हुआ या किसी को सजा हुई है? मैं वैसे कह रही हूँ कि थोड़ा लंबा भी नहीं चला ना, अगर एक ही दिन में ही वो फारिग हो गया। मैं तो ये बात कह रही हूँ। मैं तो यही कह रहा हूँ ना। आप देखें, चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ चौधरी इकबाल साहब होते हैं जो बड़े सीनियर फ़ोटो जर्नलिस्ट भी हैं, और उनके साथ मीडिया भी उनका देखते हैं। वो उनको भी गिरफ्तार कर दिया था वहाँ गुजरावाला में। तो ये इस तरह की चीज़ें जो इससे भी इज्तनाब करना चाहिए। चौधरी साहब, अब ये तो इतनी ऑब्वियस सी एक सारी एक एक्सरसाइज हो चुकी है, अब हर किसी को पता है कि यार ये बंदे को पकड़ा है तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा तो छूट जाएगा, अगर नहीं करेगा तो ये फिर पूरे पाकिस्तान की सैर करेगा। तो ये चीज़ आप हैसियत वकील इसको कैसे देखते हैं, और ये कितनी नुकसानदेह है इस पूरे सिस्टम के लिए भी, जो कि जिसमें बहुत से निज़ाम इंसाफ के इदारे आपस में जुड़े हुए हैं? ज़ाहिर है ऐसे ही देखें, ये जो हमेशा पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती है उसमें ये चीज़ें हैं आती, इसी वजह से जो है वो करप्शन के का जो है वो अक्सर जो केसेस हैं नहीं प्रूव होते, और जो प्रूव होते हैं फिर उसमें बंदा 50 रुपए का स्टाम्प दे के बाहर भी चला जाता है। जिनको सज़ा होती है वो बाद में फिर ऐसे भी पाकिस्तान में मामलात हो जाते हैं। तो इशू ये है कि ये जब पोलिटिसाइज आप मामलात करते हैं, जैसे बिल्कुल चौधरी इकबाल साहब का कहा, वो वहाँ पे उनके पुराने वो साफ़ी भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, वो तस्वीरें शरीर खींचते हैं और मीडिया उनका देखते हैं, उनको अरेस्ट कर लेना या जो अब पेशी पे जाए उसको भी अरेस्ट कर लेना, इससे मैसेज जो बहुत ही नेगेटिव जाते हैं ना इस। और फिर अगर अदालतों की तरफ से जो है वो डिस्चार्ज कर देना किसी भी मुकदमे में से, तो जो मुलज़म होता है उसको तो फ़ायदा पहुँचता है, और ख़ासकर अगर मुलज़म सियासी शख्सियत हो तो फिर उसका कद काट में भी इजाफा होता है, क्योंकि उससे हमदर्दी बढ़ती है लोगों की, अदालत की तरफ से जो मामलात आ जाते हैं। फिर उसके बाद हमने ये देखा है कि जो पंजाब के वो हैं लोग हैं जो इतलात की शोबे से, आज लाहौर बार ने उनकी रिमूवल का भी एक मुतालबा किया है। तो बात यह है कि ये चीज़ें वो क्योंकि अटैक हो रहे हैं वो जुडिशरी के ऊपर जो छोड़ देते हैं, तो ये चीज़ें देखने की ज़रूरत तो है। पोलिटिसाइज जब तक मामला होता रहेगा उसके नताइज नहीं निकलेंगे अदालतों से। अदालत मामला जो है प्योर मेरिट्स पे जाएंगे
तो ही उसका कोई नतीजा। लेकिन आपको क्या नज़र आता है चौधरी साहब, अब ये तो इसका एक वो पर्सपेक्टिव हो गया ना जो हमने लीगल उस पर बात की, लेकिन पॉलिटिकली चौधरी परवेज़ इलाही साहब क्यों इतने डटे हुए हैं? उन्होंने तो सारी ज़िंदगी कोई इतनी इनकलाबी सियासत नहीं की, सब जानते हैं कि वो तो हमेशा प्रो इस्टेब्लिशमेंट और बड़ा उस तरह से, तो अब ये इस उम्र के हिस्से में आकर इतने नजरियाती, इतने इनकलाबी चौधरी साहब क्यों हो गए, कैसे हो गए? नहीं, वो चौधरी साहब इस उम्र में इनकलाबी और नजरियाती हुए हैं मोहन साहब की वजह से। उन्होंने मोहन साहब के लिए जो है वो अब करनी है। और मेरा जो ज़ाती ख्याल है, जिस तरह से आज मैं वो सालक साहब की वो सुन रहा था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी, तो आई थिंक काफ लीग, पीपल्स पार्टी और दूसरी जो पीडीएम में शामिल जमातें हैं, वो उनसे जो पीछे जो इल्ज़ाम उन पर लगता है वादा खिलाफ़ी का, उसमें खुश नहीं है और लिहाजा वो कोई उनसे डील भी नहीं करना चाह रहे। तो और परवेज़ इलाही साहब की सियासत जो है उसका सर्वाइवल भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ ही है, इसलिए वो जो अमली सियासी सूरत हाल है उसको सामने रख के जो है वो फैसले कर रहे हैं और इस वजह से वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ खड़े हैं और मेरे ख्याल में खड़े भी रहेंगे। ठीक, अच्छा जी, थोड़ी सी मैं इस पर भी बात कर लूँ। जो कराची में एक अहम डेवलपमेंट हुई थी, इमरान साहब पीटीआई और जमात इस्लामी का इत्तेहाद, हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने पीटीआई चेयरमैन से आके मुलाकात भी की ज़मान पार्क में, और फिर उसके बाद अब वो आज उन्होंने बड़ी दबंग किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, और फिर वो ये भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जो वहाँ पर पीटीआई के नुमाइंदे हैं चुने हुए, उनको भी पकड़ा जा रहा है ताकि वो वोट ना कर सकें जमात इस्लामी के मेयर को। तो ये आपको सूरत हाल किस तरफ जाती नज़र आ रही है? यहाँ इसका मतलब है कराची में इलेक्शंस के बाद भी कोई मेयर मिलेगा या नहीं मिलेगा, यही लड़ाई झगड़ा जारी रहेगा? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि बदनसीबी है कराची की और कराची के अवाम की कि अल्लाह अल्लाह करके वहाँ इलेक्शन हो गए, कितने साल के बाद हुए, फिर कितने मरहलों के बाद हुए, और उसके बाद अगर सिर्फ इसलिए उस शहर बेमिसाल को उसके मेयर से जो है ना महरूम रखा जा रहा है कि मौजूदा हुकूमत ये समझती है, पीपल्स पार्टी ये समझती है कि उनका मेयर नहीं बन सकता। जमात इस्लामी ने इतनी सीट्स ले ली हैं कि उसकी मर्ज़ी के बगैर वहाँ हुकूमत नहीं बन सकती। ये सारे भी पीटीआई के लोगों को पकड़ दें, फिर भी पीटीआई जो है जमात पीपल्स पार्टी वो हुकूमत नहीं बना सकती। क्या सिर्फ इस बिना के पे उनकी गैर मौजूदगी में ये इंतखाबात करवा लेंगे? ऐसा आमतौर पे अमली तौर पे मुमकिन नहीं है। लिहाजा पीपल्स पार्टी को वहाँ पे होश के नाखून लेने चाहिए, और अगर ये इतना ही चाहते हैं तो ये हाफिज़ साहब को कह दूँ, जमात इस्लामी ने तो कहा था कि अगर आप हमें बनाना चाहते हैं, हमें मेयरशिप दे दें तो हम आपके साथ आ जाते हैं। आपने मैं यही कह रहा हूँ ना, आपने एक जिद भी पकड़ दी कि आपने मुर्तज़ा वहाब को ही बनाना है, आप किसी और को मेयर बनता देख भी नहीं सकते और आप उतने वोट भी नहीं ले सके। तो ये सारी चीज़ें जो खिचड़ी पक रही है ना, अल्टीमेटली नुकसान सिर्फ कराची का ही हो रहा है। सियासी जमातों को तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो एडमिनिस्ट्रेटर के ज़रिए भी चलाते रहेंगे। जो वहाँ पे गपले होनी हैं, चीज़ें होनी हैं, वो तो एडमिनिस्ट्रेटर के दौर में ज़्यादा उनके लिए सूट करता है। ठीक, चलिए जी, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो जुडिशरी से जुड़े कुछ अहम मामलात हैं, उस पर बात करेंगे। पनामा लीक्स फिर से उसकी वापसी हो रही है, पार्ट 2 उसका जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है। तो ये क्या इतने सालों बाद अब होने जा रहा है, इसके ऊपर भी बात होगी। ग्रुपिंग की जो बात हो रही थी, बड़ा अहम स्टेटमेंट जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब का आया है कि जनाब कोई उनका अलग ग्रुप नहीं है, और बड़ी अच्छी वहाँ पे वीडियोस भी कुछ शेयर हुई हैं सोशल मीडिया पर, तो उस पर भी आकर बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए। सुप्रीम कोर्ट से बड़े अच्छे विजुअल्स देखने को मिले। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब और चीफ जस्टिस साहब ने मिलकर पौधा भी लगाया, पानी भी दिया, और जज साहिबान भी वहाँ पर मौजूद थे। बड़ा खुशगवार सा माहौल भी नज़र आ रहा था। फिर जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने इस तासुर की भी नफ़ी की और स्टेटमेंट दिया कि कोई उन्होंने अलग ग्रुप नहीं बना रखा और कोई ऐसा मामला नहीं है। दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि इरफान कादिर साहब ने, जो कि मुआविन खुसूसी वज़ीर आज़म के, उन्होंने बड़ी तनकीद की और कहा कि जी अदलिया का एक मखसूस ग्रुप जो है वो ख़ास सियासी जमात के लिए हमदर्दी रखता है, नरम गोशा रखता है। तो ये अपनी जगह हुकूमत के जो हैं वो एतराज़ात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन दूसरी जानिब जो जजेस की तरफ से जेस्चर मिल रहा है, ये क्या शो कर रहा है? क्या अंदर ही अंदर मामलात कुछ सेटल हो गए? चौधरी साहब,
सुप्रीम कोर्ट से ये जो विजुअल्स हैं बड़े हौसला अफजा हैं, लेकिन अंदर की खबर क्या है कि वाकईतन कोई आपस में मामला तय हो गए हैं और अब कोई ग्रुपिंग नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ग्रुपिंग जो है वो बड़ी ऑब्वियस है। मोहतरम काजी फायज़ ईसा साहब की एक स्टेटमेंट तो बिल्कुल आई है जिसमें उन्होंने अपने ऊपर लगने वाले इल्ज़ाम को झुटलाया है, और ज़ाहिर है उनका एक स्टेटमेंट है, उसको ऑनर तो सभी करेंगे। लेकिन बात यह है कि इस जो हफ्ते का रोस्टर है, काजी साहब भी किसी बेंच का हिस्सा नहीं है, वो चैम्बर वर्क कर रहे हैं, और गुज़िश्ता 8 हफ्तों से वो चैम्बर यानी 2 महीनों से तकरीबन वो किसी बेंच का हिस्सा नहीं है। और अभी भी जो मामलात हैं, देखिए ये जो इख्तलाफात की बात है, ये एक आधे दिन में तो नहीं आई ना, इसकी एक पूरी बैकग्राउंड है, इसकी एक जुडिशियल जिसके ऊपर आपको ज़्यादा एक लंबा प्रोग्राम करना पड़ेगा। ज़ाहिर है वो एक सीक्वेंस है, उसमें जिस दिन हम करेंगे तो कुछ दूसरे दोस्तों को भी आपको इनवाइट करेंगे ताकि वो आपको बताएंगे। इसका एक सीक्वेंस है, ना ही ये एक दिन में जाएगी और ना ही एक दिन में जा सकती है। आप उसकी ग्रुपिंग की वजह से सुप्रीम कोर्ट बतौर इदारा, जिसका मुझे बहुत अफसोस है क्योंकि मैं उस इदारे का एक हिस्सा हूँ बतौर वकील, वो कमज़ोर हुआ है, उसकी रिट जो है वो इफ़ेक्ट हुई है, और उसका ओवरऑल जो अदलिया जो है वो रियासत का सतून होता है, और जिस सतून के में दरारें आएँ तो ज़ाहिर वो सतून कमज़ोर होता है। उसकी वजह से ही आप देखते हैं कि जो है बहुत सारे ऐसे मामलात जो जायज़ मामलात भी थे, उन मामलात के ऊपर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात हैं उनकी तामील नहीं हुई, और उनकी तामील ना होने के बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया गया। इससे अदालत का जो अदलिया का जो एक इदारा है या एक सतून है, उस पर बहुत असर पड़ता है इंतज़ामिया की तरफ से। चौधरी साहब, उसमें एक वजह ये भी थी कि चूंकि इदारा अंदर से यूनाइटेड नहीं था, इसलिए भी वो कोई सख्त एक्शन नहीं ले सके। जी, यही वजह है ना। अगर आप यूनाइटेड नहीं होंगे, वो क्या कहते हैं कि यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल, तो फिर ये मामला होता है। तो इस तरह से दुआ ये होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में ये जो मामलात हैं इनको दूर कर लिया जाए, और इनको दूर करने से ही इदारे की बेहतरी है। इदारे का एक फ़ाल किरदार भी तभी मुल्क की सूरत हाल में सामने आ सकता है, अदरवाइज तो कमज़ोर ही रहेगा। राइट। इमरान साहब, आपको क्या नज़र आता है कि चीफ जस्टिस साहब ने ये रियलाइज़ किया कि ये ग्रुप जो है बड़ा स्ट्रॉन्ग है, और इसलिए भी उन्होंने कोई बहुत फिर हार्ड एक्शन भी नहीं लिया, और फिर ये भी कि उनका ये जेस्चर, उनसे मिलना, ये सब चीज़ें भी, तो इसका मतलब है चीफ जस्टिस साहब ने कुछ उसमें नरमी दिखाई और हाथ बढ़ाया है कोई दोस्ती का? नहीं सबीना, बात यह है मेरे ख्याल में तो सियासी नफरत पूरी सोसाइटी में इस कदर अपने क्या उसे फन फैला चुकी है ना कि उसने हर इदारे को अपनी लपेट में ले लिया। सुप्रीम कोर्ट में भी जो मामला है वो उसी तरह से है। बिल्कुल जो सब सही फरमा रहे थे, बड़ी बदनसीबी की बात है, लेकिन ऐसा है, वहाँ पे ग्रुपिंग है। अब चीफ जस्टिस साहब हों या जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब हों, वो जितना मर्जी कैमरे के सामने आके ये कोशिश करें और ये जेस्चर देने की कोशिश करें कि नहीं वो सारे बड़े जो है ना बिल्कुल इख्तलाफात कोई नहीं है, एक ही पेज पे है सारे, लेकिन ऐसा है नहीं। उसकी वजूहात वाकई ही बड़ी सीरियस हैं, उन्हें बतौर इदारा उसको दूर करना होगा, अदरवाइज़ ये चीज़ें मज़ीद ख़राबी की तरफ जाएंगी। और देखें, आज तो शायद जज साहबान ने, चीफ जस्टिस साहब ने और काजी फायज़ ईसा साहब ने इतने ज़र्फ़ का मुज़ाहरा किया कि एक दूसरे के साथ मिले और अच्छे अल्फाज के, शायद मुस्तकबिल में इस तरह का भी ना हो मामला। अगर अब भी इस चीज़ को कंट्रोल ना किया गया तो मुस्तकबिल में ये चीज़ें मज़ीद बढ़ेंगी। पनामा लीक्स दोबारा से रीओपन हो रहा है चौधरी साहब, और अब फिर से जो बाकी दरख्वास्तें थी यानी 436 अफराद के खिलाफ, उसके लिए भी एक समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है डेट। तो क्या आपको नज़र आ रहा है सर ये इतने अरसे बाद इसका दोबारा पिकअप होना, इसके पीछे भी क्या है, और इससे क्या आपको नज़र आ रहा है ये किसी मंतकी अंजाम तक पहुँचेगा? देखिए, अफसोसनाक सूरत हाल है ना कि 8 साल के बाद आपको जो है याद आया है। आपने उस वक़्त के जो सियासतदान 2-4 थे उनको तो आपने टारगेट किया और उनको आपने जो भी मामला किया, लेकिन बाकी अफराद को आपने इग्नोर कर दिया। इससे जो ये सिलेक्टिव जस्टिस की जो बात की जाती है
उसके ऊपर तो जाहिर है फिर हर किसी को सोचना तो पड़ेगा। 436 जो लोग हैं पनामा में, उनका आपने उनको पूछा तक नहीं, और वो 8 सालों में वो जो है बाकी, लेकिन आपने कुछ लोगों को टारगेट किया। ये अदालत का, ये जो आर्टिकल 25 है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, अदालत का काम है कि उसको इंश्योर करे। मुझे तो ये इस मामले में आपको मज़ीद नहीं नज़र आती कि इसमें कोई मामला हो। और इसके साथ साथ मैं ज़मीन ये भी कहना चाहता हूँ कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट मीटिंग नहीं होती, फुल कोर्ट मीटिंग में जब तक जो रूल्स अमेंडमेंट या चीज़ें ज़रूरत है वो नहीं होती, तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में ये तासुर जो इख्तलाफात का वो कायम रहेगा और वो बढ़ता जाएगा। इसलिए जो फुल कोर्ट मीटिंग है वो बुला लेनी चाहिए, और उसके मुताबिक अक्सरियत में जिसको कहते हैं ना कि स्ट्रेंथ शो करनी चाहिए। इन इदारों को भी जमहूरी बनाने की ज़रूरत है। ठीक, बिल्कुल। हाँ, उसमें भी जमहूरियत लानी चाहिए। इमरान साहब, पनामा लीक से आपको लगता है अब फिर कोई नए तूफान उठेंगे जो पहले हमने देखे थे उठते हुए, या बस अब इसमें किसी का इतना इंटरेस्ट भी नहीं रह गया? देखिए, हम जहाँ ये तनकीद करते हैं कि कुछ लोगों को बुलाएगा, वहाँ पे कि लोगों के भी तो इंटरेस्ट 2-3 शख्सियात में ही होता था। अच्छा, नहीं, आपने लोगों का इंटरेस्ट देख के इंसाफ करना है? मैं तो वैसे वो नहीं, तो आपसे मुराद में पूरी सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, सिर्फ समीना पाशा की बात नहीं है। अगर तो आपने, आपकी अदालतों ने, आपकी रियासत ने ये फैसला करना है कि जिसकी शक्ल पसंद नहीं आई उन्होंने तुन दे हो तो बाकी की खैर है, तो फिर तो ये इस तरह से मुल्क और रियासतें नहीं चलती। आपने नवाज शरीफ साहब को तो सज़ा दे दी। मैं समझता हूँ कि अगर वो कसूरवार थे तो उन्हें ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन वो तो ये कहते हैं कि उन्हें पनामा में भी बहाना बनाया, पनामा, फिर अकामे पे उन्हें सज़ा दे दी, और उसके बाद बाकी जो 436 लोग हैं, टोटल 436 है, उनका पता भी नहीं कहाँ है। भाई आप उनके चलो तहकीकात ही करवा लेते, उसको 7-8 साल बाद, ये इतनी देर में तो अगर चलता भी रहता तो आज तक वो फैसले हो गए होते। तो ये इस पर सवाल तो फिर उठेंगे। अगर आप इस तरह से सिलेक्टिव जस्टिस करेंगे, सिलेक्टिव लोगों को आप सजाएं सुनाएंगे और बाकियों को पूछेंगे भी नहीं। अब हो सकता है उसमें से बहुत सारे लोग वैसे मुल्क ही छोड़ गए हों, हो सकता है बहुत सारे लोग जो हैं वो वैसे उन्होंने अपने मामलात को ठीक कर लिया हो, तो मामला तो सारा भुगतना तो पूरी कौम को पड़ेगा। चलें जी, एक और चीज़ है अदालती मामला से जुड़ी, उस पर भी मैं ज़रा तज्जिया ले लूँ चौधरी साहब का भी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक लाहौर हाई कोर्ट का आया है विजडम कि जनाब जिस शख्स के खिलाफ ऑडियो वीडियो लीक हो वो तो मुतासरा है, मुलजिम नहीं, तो ऑडियोज़ वीडियोज़ को बगैर माखज़ के सबूत तस्वुर नहीं किया जा सकता। ऑडियोज़ वीडियोज़ के हवाले से ये बड़ा अहम जो है एक नुक्ता सामने आया है। चौधरी साहब, इससे तो फिर ये सारा केस, अगर इस मामले को यूँ देखा जाए कि जो तो विक्टिम है जिसकी ऑडियो वीडियो लीक हुई है, तो फिर तो ये सारे केसेस ही उड़ जाएंगे। जितने ऑडियो वीडियो केसेस के ऊपर इतना हुकूमत की तरफ से वो होता है, एक बल्कि किसी की भी आ जाए तो एक परसेप्शन जिस तरह से बिल्ड किया जाता है। सर, जैसे शाहिद जमील ने एक बहुत अच्छा फैसला लिखा है, और ये फैसला जो है मॉडर्न वक्तों का फैसला है। बिल्कुल वे सही कहते हैं कि जब तक आपको सोर्स मालूम ना हो, अमेरिका में तो वाटरगेट स्कैंडल हो गया था इसके ऊपर, बहुत बड़ा स्कैंडल, और वहाँ पे फ़ोन टैपिंग बड़ा सीरियस ऑफेंस है। ये एक नई जो वक़्त है, मॉडर्न वक़्त है, उसका फ़ैसला है। मेरी दुआ है कि ये फ़ैसला भरपूर तरीके से इम्प्लीमेंट हो, इस पे ऊपर अमल दरामद हो, ताकि ये जो ऑडियो लीक्स के ज़रिए, ये वीडियोज़ के ज़रिए जो लोगों को बदनाम करने का सिलसिला है, जब तक वो एक प्रॉपर तरीके से नहीं हो तो उसको रोका जाए, ताकि लोगों की इज्जतें भी महफूज रहें और लोगों की जो अपने मामलात हैं उनको भी महफूज रखा जा सके। इसी तरह के मामले से जुड़ी जब एक दरख्वास्त हाई कोर्ट में आई थी, बल्कि मैं चौधरी साहब से इस पहले, तो बाबर सत्तार साहब ने भी बड़ा अहम सवाल उठाया कि जनाब पहले तो ये बताएं कि ये करता कौन है, किसके पास ये सहूलत मौजूद है, और फिर ये बात कह कि उसके बाद फिर आगे उसका मामला। लेकिन ये बिल्कुल बड़ा रेलेवेंट सवाल है समीना, ये बड़ा रेलेवेंट सवाल है कि आती कहाँ से, ये इसका सोर्स कैसे है। क्योंकि जो टैपिंग है उसके जो फेयर ट्रायल एक्ट है 2013 का, उसमें एक तरीक़ेकार दिया गया है, उसमें हाई कोर्ट के जज की जो है परमिशन ज़रूरी होती है। ये इस कदर सीरियस ऑफेंस है कि जो एजेंसीज के जो हेड्स हैं कानून के मुताबिक वो वहाँ पे एप्लीकेशन देते हैं और वो एविडेंस लगाते हैं कि ये मामलात हैं, तो इसलिए इतना सीरियस क्राइम है कि आप किसी की ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करें। तो इसके लिए हाई कोर्ट के जजेस को इख्तियार दिया गया, और अगर वो ना हो तो फिर उसकी कॉन्सिक्वेंस भी दिए गए।
राइट इमरान साहब, अब वक्त खत्म हो गया, वरना मैं इस पर आपकी भी राय ले लेती। लेकिन बहरहाल जहां हम ये देख रहे हैं कि कॉर्डियल एक्शन बनाया गया है सुप्रीम कोर्ट में, वहां पे भी एक मुकदमा हो रहा है, वहां पे जो दूसरी अदालतें हैं, लाहौर हाई कोर्ट या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वहां पर इस तरह के रिमार्क्स या इस तरह के फैसले सामने आना, ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट सारा एक बन रहा है मंजरनामा। देखते हैं जी सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से क्या फैसला करती है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।